हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। फाइनली कथावाचक जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। तोड़ने के साथ साथ अभी वो एक ही सवाल और जवाब से बाहर नहीं निकले थे कि यहाँ तक की नौबत आ गई कि उनको शाम तक हाथ जोड़ के माफीनामा प्रस्तुत करना पड़ा। तो इसी बात पे बोलिए राधे 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 राधे। तो लल्ला जी की कृपा और लल्ला जी का समय का चक्र कहाँ से कहाँ लेके आ जाता है ये आप सब लोगों को साक्षात देखने को मिल रहा होगा। इसी से रिलेटेड वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा। सो दोस्तों, अभी जस्ट एक माफ़ीनामा वाला जो शॉट है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब ये माफ़ीनामा कब, कहाँ, कैसे मांगा गया, क्यों मांगा गया, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताती हूँ और आप इस चीज़ को आज की प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल कहते हैं ना कनेक्ट कर पाएंगे। जो कथावाचक जी के मुख से आज से 3-4 साल पहले किसी कथा में निकला था। किनके मुंह से? कथावाचक जी के मुंह से। आज से 3-4 साल पहले उनके मुंह से निकला था कि यादव समाज कान्हा जी के वंशज नहीं है। लेकिन इसका माफ़ीनामा उन्हें कब मांगना पड़ा? 3-4 साल के बाद आज मांगना पड़ा। अब आप समझिए कि जो गलती इन्होंने 3-4 साल पहले करी थी, जब उसके लिए इन्होंने माफ़ीनामा आज मांगा है, तो आज जितने भी सवालों के घेरे में ये है वो भी अपनी ही बोली हुई कथा की ज़ुबान की वजह से हैं कि अपनी कथा में इन्होंने जो इतने सालों में स्टेटमेंट्स दिए थे, आज उसी स्टेटमेंट के बलबूते पे इनसे और भी सवाल किए जा रहे हैं। इन्होंने अपनी कथा में ये कहा था कि यादव समाज के जो लोग हैं वो कान्हा जी के वंशज नहीं हैं। आज वही यादव समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात के लिए इनको खुले में शास्त्रार्थ खोलने तक का मौका दे दिया कि आप शास्त्रों में ये कहाँ लिखा है, ये चीज़ दिखा दो कि यादव समाज कान्हा जी के वंशज नहीं है। इन्होंने वहाँ पे कोई शास्त्रार्थ खोलने से हामी नहीं भरी। क्या किया तो माफ़ीनामा मांगी, तो माफ़ी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। अगर मेरी बोली हुई बातों से किसी का मन आहत होता है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसका मतलब कथा में बैठते वक्त ये अपने मुंह से कोई भी चीज़ें बोल लेते हैं, तो क्या उस बात का होमवर्क ये ढंग से नहीं करते कि उस बात के लिए 3 से 4 साल के बाद माफ़ीनामा मांगना पड़ जाए। चलिए, ये तो बहुत अच्छा इन्होंने किया और सामने आई ये चीज़ें कि ऐसा नहीं होता कि इन लोगों के मुंह से निकली हुई हर बात पत्थर की लकीर होती है, क्योंकि ये माफ़ीनामा अपने आप में इस बात को सबूत है कि इन्होंने जो व्यासपीठ पर बैठ के उस समय पे स्टेटमेंट दिया था, आज अपने उस स्टेटमेंट के लिए इनका माफ़ी मांगने का मतलब है कि वो इन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया था। अब चाहे वो किसी भी रीज़न से दिया हो, अब चाहे ये उस चीज़ को नाम दे कि भाव में आके किसी से हम बात कर रहे थे उसमें आके दिया, पर दिया ना, और आज उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं दूसरे मुद्दे पे। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आपके व्यक्तिगत मामलों पे सवाल उठ रहे हैं, यहाँ पे व्यक्तिगत मामलों पे, तो उन सवालों का जवाब देने के लिए आपने एक ऐसी जगह, एक ऐसा समय, एक ऐसा वातावरण चुना जो अपने आप में बहुत पवित्र, पावन और शुद्ध वातावरण होता है। क्यों? ये तो इनके व्यक्तिगत निजी ज़िंदगी से रिलेटेड सवाल थे ना, जो सोशल मीडिया पे इतनी तेज़ी से चल रहे थे। तो उसका जवाब देने के लिए व्यासपीठ की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये हर इंसान जानता है कि जब भी कोई कथावाचक व्यासपीठ पे बैठा होता है तो उस समय पे उसे किसका दर्जा दिया जाता है। उस समय पे उनसे प्रश्न करने वाला कोई नहीं होता। उस समय पे सिर्फ भक्तजन हाथ जोड़ के उनकी कथा सुन रहे होते हैं और सवाल उन चीज़ों का दिया जो ज़्यादा गंभीर थे ही नहीं। जो गंभीर सवाल थे उन सवालों का जवाब ही नहीं दिया गया। अब आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने अपनी कथा के बीच बीच में ही इस बात का जवाब दे दिया कि इनकी शादी पे ये खर्चा क्यों किया गया, ये शादी एक भव्य शादी क्यों कहलाई।
भव्य शादी का कंपैरिजन इन्होंने सीधा सीधा कान्हा जी के लिए करे हुए उत्सव से कर दिया। पहले तो ये क्लैरिफिकेशन सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि जहाँ तक मैंने अभी तक सुना है कि भगवान के लिए करी हुई कोई भी चीज़ को आपको अगर गिनवाना पड़े तो आपने वो चीज़ उनके लिए क्या कर दी, क्यों कर दी। भगवान के उत्सव का कंपैरिजन आप अपनी निजी शादी के समारोह से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्या आप लोग इस बात से अग्री करते हैं? क्या ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट था कि कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि हम लल्ला जी के उत्सव में कितने पैसे खर्च कर देते हैं, अभी हम दोबारा करने वाले हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं? लल्ला जी एक हथियार नहीं है कि आप उनका इस्तेमाल अपने ऊपर उठ रहे सवालों के लिए उनको आगे कर लो। आज लिटरली ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ना मुझे पीके मूवी याद आ गई थी कि अपने आप को बचाने के लिए भगवान जी का स्टिकर यहाँ भी चिपका दो, भगवान जी का स्टिकर यहाँ भी चिपका दो, और लोगों की आस्थाएं इतनी स्ट्रांग है कि आपको वो उस परिस्थिति में कुछ बोलने लायक ही ना रहें। और आज उसी माहौल का फ़ायदा उठाया गया कि एक ऐसे माहौल में अपनी जस्टिफिकेशन दी गई और इस तरीके से भगवान के उत्सव के साथ अपने विवाह को कंपेयर किया गया। नहीं, हमने तो हमेशा से यही सुना है कि दान पुण्य और भगवान के लिए करी हुई चीज़ को जब आप एक हाथ से करते हैं तो आप उसे कभी भी दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलने देते, आप उसको गिनाते नहीं हैं कि मैं कभी इन फ्यूचर किसी भी चीज़ में फंसूंगा तो मैं इस चीज़ का उदाहरण प्रस्तुत कर दूंगा। मैं एज अ व्यूअर इस उदाहरण से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये कोई उदाहरण बनता ही नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा जस्टिफिकेशन इन्होंने ये दिया कि भव्य विवाह भव्य विवाह भव्य विवाह, तो आपने भव्य विवाह किया है, आपका विवाह वन ऑफ द भव्य विवाहों में से एक ही है जिसको लोगों ने देखा, जिसकी वीडियोस वायरल हुई, फुल ऑन मीडिया कवरेज था इनके विवाह का, फुल ऑन मेकअप आर्टिस्ट थे वहाँ पे, टॉप टू बॉटम फुल ऑन लग्जरी मेकअप, लग्जरी कपड़े था वो भव्य विवाह। अब वो भव्य विवाह का इन्होंने बोला कि मेरे पिताजी ने 52 साल तक कथावाचक का काम किया है और उन्होंने 52 साल की अपनी जो सेविंग है वो अपने बेटे के विवाह में लगा दी है। तो यहाँ पे तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब इनके पिताजी इंटरव्यू देने आए थे तो उन्होंने बोला था कि वहाँ के सारे संत गुरु ये चाहते थे कि हम जो है विवाह वो जयपुर में करें, और जयपुर भी कान्हा जी की दित्य नगरी में से ही है, वो लोग वहाँ पे चाहते थे। यहाँ पे एक बेटा ये जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मेरे पिताजी ने 52 साल काम किया है। 52 साल कितने होते हैं गिनिए। अब 52 साल की जमा पूंजी उन्होंने यहाँ पे अपने बेटे की शादी को धूमधाम से कराने में लगा दी, लेकिन उसी बेटे ने अपने ही प्रवचन में ये बात बैठ के बोली थी कि शादी जैसी चीज़ों में इतना खर्चा नहीं किया जाता। जैसे यादव समाज के लिए आज से 3 साल पहले स्टेटमेंट दी थी, आज भी उन्हीं की स्टेटमेंट पे सवाल उन पे हो रहा है, जैसे पिछली स्टेटमेंट पे आज उनको माफ़ीनामा मांगना पड़ गया इन्हीं की बोली हुई स्टेटमेंट पे। हम इस चीज़ को बिल्कुल मानते हैं कि एक पिता के बहुत सारे सपने होते हैं अपने पुत्र को लेके, तो फिर इस बात के लिए आप जनता को, भक्तों को क्यों ये प्रवचन देते थे? क्या उनके सपने नहीं होंगे अपने बच्चों का भव्य विवाह करने के लिए? अगर कोई भक्तजन आपकी कथा में आना अफोर्ड कर सकता है, सीट बुक करा सकता है, वहाँ पे आ सकता है, तो वो भी अपने बच्चों का विवाह धूमधाम से भव्य विवाह करने की क्षमता रखता होगा। लेकिन क्योंकि आपके मुख से निकले हुए बहुत सारे शब्द भक्तजन अपने दिलो दिमाग में कैद करके रख लेते हैं कि गुरुजी ने ऐसी बात बोली है, महाराज जी ने बोली है, तो हम इन्हीं चीज़ों पे अमल करेंगे। एफर्ट वो भी कर सकते हैं भव्य विवाह, लेकिन आपके मुंह से निकली हुई बहुत सारी चीज़ों को लोग बहुत सीरियसली फॉलो करने लगते हैं। तो उनके सपने तो आपने तोड़ दिए, उनके बच्चों के सपने तो आपने तोड़ दिए, लेकिन अपने सपनों का आपने पूरा का पूरा जो कहते हैं ना भार अपने पिताजी के सपनों के साथ जाके जोड़ दिया कि उनका सपना था। उसके बाद इन्होंने एक सब्जी वाले से कंपेयर किया कि मुंबई दिल्ली जैसे शहर में अगर 2-3 साल तक एक सब्जी वाला भी सब्जी बेच रहा है तो वो भी एक घर, मकान और शादी धूमधाम से कर सकता है। कितने लोग इस बात से गाइस अग्री करेंगे? आपने उन सब्जी वालों की दुकानों में वृंदावन,
छोटी छोटी जगह इंक्लूड नहीं करी, सिर्फ आपने मेट्रो सिटी ही क्यों इंक्लूड करी? सिर्फ मेट्रो सिटी ही क्यों? कि एक सब्जी वाला भी 4 साल काम करके अपना घर और अपने बच्चों का विवाह कर सकता है। गाइस, 4 साल में क्या एक सब्जी वाला इतना कमा लेता है कि वो अपना घर बना ले? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि 4 साल में सब्जी वाले अपना घर बना लेते हैं। अरे वो अपने दिन के 3 वक्त का रोटी निकाल लें, अपने बच्चों की स्कूल फीस दे दें, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा लें, इन्हीं में उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। घर परिवार तो वो बहुत टाइम बाद अपना घरौंदा बसाने के लिए उन्हें सालों साल लग जाते हैं और बन भी नहीं पाते हैं, सालों साल। मात्र 4 साल में सिर्फ दिल्ली और मुंबई के ही सब्जी वाले अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे टाउन, छोटे छोटे कस्बे वालों को गिनना हमारे महाराज जी कैसे भूल गए कि छोटे छोटे शहरों में भी तो, छोटे छोटे कस्बों में भी तो, छोटे छोटे गांव देहात में भी तो हमारे सब्जी वाले भाई बंधु होते हैं। उनका 4 साल में घर तो बहुत दूर की बात है, उन्हें रोज़ 3 वक्त की रोटी मिल जाए, उनका परिवार पल जाए, उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात होती है।